नमस्कार आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के हमारे प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए सामाजिक अध्ययन विषय में आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोग बोर्ड बूस्टर ये सीरीज आप सभी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी के साथ हमने सोशल साइंस से संबंधित हमारे जितने भी भाग रहे थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसको डिस्कस किया था। और आप सभी बच्चों ने कहा था कि सर इकोनॉमिक्स यानी कि जो अर्थशास्त्र वाला हमारा भाग है उससे संबंधित आप क्या करें, उससे संबंधित आप हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको डिस्कस करें। तो हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होता है जिसका नाम है विकास। इसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। विकास क्या है, विकास के इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन बातों को देखने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका अध्याय होने वाला है। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों का ये सवाल था कि सर हम यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं। भाई आप भारत के किसी भी बोर्ड के अंदर अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए हमारा ये चैप्टर और हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अब बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे दोस्तों। बिना समय को व्यर्थ करे हुए हम लोग अपनी आज की इस क्लास को करेंगे। विकास वाला ये जो हमारा अध्याय है, जो हमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर दिखता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करना है और बहुत सिंपल सरल तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करने वाले हैं। सर जी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास अपनी न्यूज़पेपर्स में, इसी के साथ साथ आप लोग जब क्लास 9th में थे तो आपने इस शब्द को जरूर पढ़ा होगा। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। भैया इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। साधारण शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ विकास, इस शब्द से क्या तात्पर्य है, इस शब्द की भी कहानी को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। विकास होता क्या है, क्या विकास वो है जो आपकी क्लास में पढ़ता है सर जी रोल नंबर 16 हमारा दोस्त हमारा विकास, नहीं, है ना। विकास का मतलब क्या होता है, विकास से तात्पर्य क्या है, और किसी भी देश के लिए आखिर ये विकास जरूरी क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे आय के बारे में। आय को अगर हम लोग देखें, आय को कहा जाता है इनकम, है ना। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी, या फिर अगर कहीं पर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी अर्निंग होती होगी, आपको पैसा मिलता होगा। इसी को आय, इंग्लिश में इसको इनकम कहा जाता है कि आप कोई भी काम करने के बाद किसी भी पैसे को अर्जित कर रहे हैं, उसे ही आय कहा जाता है। तो ये आय क्या है और आय कैसे विकास से जुड़ी हुई है ये देखेंगे। और उसी के साथ साथ अन्य लक्षण, अन्य लक्षण से क्या तात्पर्य है ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये पूरा चैप्टर होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में भी हम लोग देखेंगे और उसी के साथ साथ विकास क्या होता है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपना विकास करना होता है, क्या उसको पैसे की जरूरत होती है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत से लोग जो आपसे बड़े बड़े होते हैं या फिर वो कहते हैं कि भैया ये बहुत कामयाब हो गया। हम लोगों ने हमेशा कामयाबी के बारे में कहा है कि ये तो बहुत पैसा कमाता है, उसकी आय बहुत ज्यादा है, वो कामयाब हो गया, उसका विकास हो गया। क्या सच में कामयाबी जो होती है या फिर किसी का जो विकास होता है वो आय से जुड़ा होता है, या फिर उसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, अन्य लक्षण भी होते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर होगा जो हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने पेश करने का मौका देगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को कर देते हैं स्टार्ट और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सबसे पहले आप सभी के साथ अर्थव्यवस्था, इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पेपर में आप लोग देखते हैं कि यहां से सीधा सवाल बनता है और आप इस सवाल के आंसर को देख रहे हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो एक एक कर इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि भैया ये एक ढांचा है ना। अब ढांचा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये एक तरीके का ढांचा है या फिर आप देख सकते हैं कि एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो लोग होते हैं वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। सर जी समझ नहीं आया, एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा दीजिए। चलिए समझते हैं। आप अपने आसपास देखें, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई किसान होंगे, कोई वकील होंगे, कोई आपके घर पर आकर काम करता होगा। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि लोग शेफ होते हैं जो खाना बनाते हैं, लोग क्रिकेटर्स हैं, लोग डॉक्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, अलग अलग लोग दिखते हैं और ये अलग अलग काम करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ भैया, ये लोग काम करते हैं और इस काम के बाद इन्हें क्या मिलता है, इस काम के बाद इन्हें पैसा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? जी हाँ, डॉक्टर अगर आपका इलाज कर रहा है तो आप उसे फीस दे रहे हैं, टीचर आपको अगर पढ़ा रहा है तो आप उसे फीस दे रहे हैं, आप कहीं से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आप खाना बनवाने के बाद उन्हें पैसा दे रहे हैं।
तो जो भी लोग आप अपने आसपास देखते हैं ये अलग अलग तरीके की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि ये पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। और जब हम अपने आसपास मौजूद जो ये अलग अलग लोग होते हैं और ये जो अलग अलग काम करते हैं इनका अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। हमारे आसपास मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो भिन्न भिन्न तरीके के काम करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ये लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं और ये कैसे कैसे अपने पैसे को प्राप्त कर रहे हैं, इनकी इनकम या फिर इनकी आय कैसे आ रही है, जब हम इस पर स्टडी करते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने रहा। अब यहां पर एक और शब्द है और पेपर में यहां से इसकी भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि भैया आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आप लोग इस शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आर्थिक विकास, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्यारा सा शब्द मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखिए कि ऐसी क्रिया या फिर ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है, प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती चली जाती है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये क्या करता है, ये काम करता है और इसको एक महीने में 1000 रुपए मिल रहे हैं। ये भैया बहुत मेहनती आदमी है, इसने बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करने के बाद इसका प्रमोशन हुआ, इसका पैसा बढ़ गया। फिर आप देखते हैं कि अब ये एक महीने के अंदर 2000 रुपए कमाने लगा। फिर इसने और मेहनत करी तो आप देखते हैं कि अब ये एक महीने में 5000 रुपए इसको पैसा मिलने लगा। फिर ये 10,000 रुपए इसको मिलने लगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो क्या इसका आर्थिक विकास हुआ? आर्थिक मतलब हुआ क्या इसकी आय बढ़ रही है? क्या इसका पैसा बढ़ रहा है? आप कहेंगे कि जी हां सर, इसका पैसा बढ़ रहा है। और अगर आप लोग देखें, यहां पर लिखा है दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि का मतलब लंबे समय के लिए। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि जब आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जो आय है, उनकी जो इनकम है, उनका जो पैसा है वो लंबे समय तक बढ़ता चला जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग आर्थिक विकास के तौर पर जानते हैं। आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि भैया ये लोग ना बहुत अमीर हैं, इनका तो पैसा बढ़ता ही चला जाता है, इनका आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? आप इसे एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं और वहां पर जो हर व्यक्ति होता है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब कि जो हर व्यक्ति है उसकी आय में, उसकी इनकम में, उसकी आमदनी में पैसा बढ़ता जाता है। तो जब देश के अंदर मौजूद सभी लोग जो होते हैं, हर व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति का मतलब हर एक व्यक्ति जो देश के अंदर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, इनके पैसे का बढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक विकास कहलाता है। तो जब देश के अंदर हम देखते हैं कि तेजी से हर व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे बुद्धिजीवी लोग हों, आप देखते हैं कि डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, जब सभी की इनकम बढ़ती है तो इसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। और जब हम लोग देश के अंदर मौजूद जो अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं इनका अध्ययन करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सीधा सवाल पेपर में यहां से बनता है और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के साथ पेश किया। ठीक है, चलो दोस्तों, यहां तक तो हमने आप सभी के साथ अर्थव्यवस्था क्या है ये देख लिया और उसी के साथ साथ आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य होता है वो समझा। अब यहां पर एक शब्द आपके सामने आया है। आर्थिक का मतलब तो आप समझ गए कि पैसे का बढ़ना। अब यहां पर एक शब्द आपके सामने लिखा है जिसे कहा जा रहा है विकास, है ना। विकास को अगर हम लोग सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो भैया इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने होंगे। ठीक है, तो विकास को हम लोग आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए, एक एक कर हम लोग विकास जो है इसको देखते हैं। देखिए, जो हमारा विकास है ना, ये आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मेरे लिए विकास का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अलग तरीके से हो सकता है और आपके लिए विकास का मतलब अलग तरीके से हो सकता है। विकास को अगर हम लोग एक शब्द में बदलने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है बेहतर होना। क्या है दोस्तों? बेहतर होना या फिर पहले से अच्छा होना। क्या होता है? पहले से अच्छा होना। मान लीजिए कि मैं कक्षा 9th में पढ़ता हूं और क्लास 9th में मेरे कितने आए? मेरे 90% नंबर आए। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी और कक्षा 10वीं में फिर मेरे मान लीजिए कि 100% नंबर आ गए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पेपर में अच्छा करा? जी हां, आप ये कह सकते हैं कि आपने पेपर में अच्छा करा। क्या ये कहा जा सकता है कि मैंने अपने रिजल्ट को बेहतर किया? जी हां, हम कह सकते हैं कि मैंने अपने रिजल्ट को बेहतर किया। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरा विकास हुआ? जी हां, आप ये कह सकते हैं कि आपका विकास हुआ, क्योंकि 9th में 90% आए थे और 10वीं में 100% आ गए। तो इसी को हम लोग विकास कहेंगे कि कोई सी भी जो चीज है, किसी का भी जो स्तर है, आप देखते हैं कि जब वो अच्छी होती है, जब वो आगे बढ़ती है, जब वो बेहतर होती है, तो उसी को हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
विकास किसी भी चीज का बेहतर होना होता है, उसका अच्छा रूप होना होता है, और हर व्यक्ति के लिए जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से हम इसको देख रहे हैं। चलिए अब देखिए कि कोई एक बात जो है वो एक व्यक्ति के लिए तो विकास हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, तो विकास का मतलब होता है बेहतर होना, है ना। मान लीजिए कि आप नंबर में बेहतर कर रही हैं, आपकी जो सैलरी है वो पहले 5,000 रुपए थी, फिर 10,000 रुपए हुई, 20,000 रुपए हुई। आपके पास एक घर था, फिर दूसरा घर हुआ, फिर तीसरा घर हुआ। आपके पास एक गाड़ी थी, फिर दूसरी गाड़ी हुई, फिर तीसरी गाड़ी हुई। तो इसी को हम लोग विकास कहेंगे। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा विकास होना वो आपके लिए विकास नहीं हो सकता। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब आप ये कह रहे हैं कि विकास का मतलब तो बेहतर करना होता है, तो ये तो सभी के लिए बेहतर होगा ना। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? अभिशाप हो सकता है, वो उसके लिए खतरा हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसको एक एग्जांपल से हम लोग यहां पर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि एक जगह है और वहां पर जरूरत होती है एक हाईवे को बनाने की, या फिर आप देखते हैं कि एक बहुत ही मजबूत सी सड़क को बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि लोग आते जाते हैं, और यहां पर ये महसूस होता है कि भैया पहाड़ी है, लोगों को पहाड़ी की तरफ से आना पड़ता है, क्यों ना पहाड़ी के पास से ही एक सड़क बना दी जाए, एक रास्ता बना दी जाए। ठीक है, तो क्या होता है, तो जब रास्ता बन जाएगा तो लोग अब जल्दी पहुंचेंगे, लोगों का समय बचेगा, है ना। तो एक तरीके से विकास हो रहा है, चीज बेहतर हो रही है। पहले सड़क थी नहीं, सड़क बनाई जा रही है, तो जीवन बेहतर हो रहा है। क्या हम इसे विकास कहेंगे? नहीं दोस्तों, यह विकास नहीं कहलाया जा सकता। क्यों? जरा ये समझ लीजिए। देखिए यहां पर आप देखें कि जो लोग रहते हैं इस सड़क के आसपास, जो लोग रहते हैं, जो किसान लोग किसानी करते हैं, उनको इस सड़क बनाने की वजह से हटाया जा रहा है। तो क्या इसे हम विकास कह सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? दोस्तों जरा ध्यान से सोचिएगा। भाई जो सवारियां जा रही हैं, जो आप देखते हैं कि ट्रक जा रहे हैं, बस जा रही है, जो लोग जा रहे हैं एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर, जो इस सड़क से यात्रा करेंगे, उनके लिए तो ये विकास हो गया। लेकिन वो हमारे किसान भाई जिनकी ये जमीन थी, जिनसे जमीन लेकर ये हाईवे को बनाया गया, है ना, उसी के साथ साथ आप देखें कि जो जानवर यहां पर रहते थे, उन जानवरों के घरों को हटा दिया गया, जंगल को साफ कर दिया गया। क्या उनके लिए विकास होगा? तो अभी तक हमने देखा विकास का मतलब होता है किसी भी चीज का बेहतर होना या अच्छा होना, और उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि एक व्यक्ति का विकास, भाई जो लोग इस सड़क से यात्रा करेंगे उनके लिए तो ये विकास है। जो गाड़ियां यहां से जाएंगी, पहले वो पहाड़ से होकर जाती थी, अब यहां से जल्दी गुजर जाएंगी, समय बचेगा। लेकिन जो हमारे किसान भाई रहे, जो यहां के जानवर रहे, उनके लिए ये विकास नहीं है, क्योंकि उनको अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ा, है ना। तो एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, वो दूसरे व्यक्ति के लिए अभिशाप हो सकता है या फिर खतरा हो सकता है ना। तो क्या हम इसे विकास कह सकते हैं? इसको हम पूर्ण तौर पर विकास नहीं कह सकते दोस्तों, है ना। अच्छा, तो अभी तक हमने विकास क्या होता है ये देख लिया। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति से के विकास से पूरे तौर पर अलग होता है, और अगर कोई चीज मेरे लिए विकास है वो आपके लिए विकास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसी के साथ कुछ और चीजें भी हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखेंगे जो अलग अलग हमारे लोग हैं, है ना, अलग अलग जो लोग हैं, जो विकास होता है उनके लिए वो किस चीज पर आधारित होता है? वो उनकी जिंदगी या फिर वो जहां से संबंधित है उस पर टिका होता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है और वो चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, उसका जीवन बेहतर हो, तो वो जिस जगह से आता है, वो जिस परिवेश से आता है, उसका विकास उस जगह से संबंधित होता है। कैसे? चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप ये कहें कि भैया हर व्यक्ति का जो विकास होता है, आप देखें कि वो किस जगह से संबंधित होता है, वो उसकी परिस्थिति से या फिर वो जिस जगह से संबंधित होता है उससे वो टिका होता है। इसको एक एग्जाम्पल से देखिए कि भैया एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, और वो गांव में रहता है, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है। और उस गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए आप देखते हैं कि भैया उसके पास कोई पक्की सड़क नहीं है। एक व्यक्ति है जो गांव में रहता है, उसके गांव में कोई पक्की सड़क नहीं है, और उसे अगर शहर जाना होता है या फिर गांव से बाहर जाना होता है तो कच्चे रास्ते पर जाना होता है। तो जो व्यक्ति जो गांव में रह रहा है, जिसके पास पक्की सड़क नहीं है, वो तो बस यही चाहता है कि भाई हमारे घर तक या फिर हमारे गांव में एक पक्की सड़क बन जाए, और अगर पक्की सड़क बन जाएगी तो हम आराम से बस पकड़ लेंगे और शहर चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति गांव में रह रहा है, वो जिस जगह से संबंधित है, जिस परिस्थिति में, वो जिस लोकेशन में रहता है, जिस एरिया में वो रहता है, उसका विकास उससे संबंधित होता है ना। विकास का मतलब हुआ किसी भी चीज को बेहतर करना, किसी भी चीज को अच्छा करना। एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास से पूरे तौर पर अलग हो सकता है। जो मेरे लिए विकास हो वो आपके लिए विकास हो ये जरूरी नहीं है। और विकास संबंधित होता है किस चीज से दोस्तों? कि आप जिस जगह पर रहते हैं। तो जो व्यक्ति गांव में रह रहा है
उसके पास सड़क ही नहीं है, वो तो बस यही चाह रहा है कि भैया हमारे घर तक पक्की सड़क आ जाए, ये पक्की सड़क आ जाएगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को तो हम विकास कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक और एग्जाम्पल से मैं आपके सामने पेश करता हूं। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक और व्यक्ति देखते हैं। पहला वाला जो हमारा व्यक्ति था भैया वो गांव में रह रहा था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे आप जिस जगह से रहते हैं उस जगह की वजह से आपका विकास अलग होता है ना। अब मान लीजिए कि एक और व्यक्ति है और भैया ये जो व्यक्ति है दिल्ली में रहता है, देश की राजधानी में रहता है, और आप देखते हैं कि इसको जब ऑफिस जाना होता है, ये व्यक्ति जब अपने ऑफिस जाता है तो इसको ना पैदल चलना पड़ता है। पहले इसको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, इसको ऑटो रिक्शा पकड़नी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, ये ऑटो रिक्शा पकड़ता है और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर ये मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। और इस वजह से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर इसका 1 घंटा कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि खराब होता है। ठीक है, एक व्यक्ति है दिल्ली में वो रह रहा है, जब उसे ड्यूटी पे जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, पहले रिक्शा पकड़ता है, रिक्शा पकड़ने के बाद मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, और फिर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि फिर वो अपने ऑफिस पहुंचता है, और उसमें आप लोग देखते हैं कि कम से कम उसकी 1 घंटे की आप देखते हैं कि समस्या टाइम लगता है ना। और फिर उसे मेट्रो की लाइन में भी खड़ा होना होता है। भैया इस व्यक्ति के लिए क्या विकास हो सकता है, इस व्यक्ति के लिए विकास ये हो सकता है कि ये जो ऑटो में जा रहा है ना, समय लगा रहा है, क्यों ना इसके घर के पास ही एक मेट्रो स्टेशन खुल जाए, है ना। आप क्या देख रहे हैं कि क्यों ना इसके घर के पास ही अगर एक मेट्रो स्टेशन खुल जाएगा तो इसका जीवन बेहतर हो जाएगा, इसका जीवन अच्छा हो जाएगा, ये जल्दी अपने ऑफिस पे पहुंच पाएगा, है ना। तो पहले वाला व्यक्ति वो क्योंकि गांव से था, वो जिस जगह से था उसकी वजह से उसका विकास अलग था। जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है भैया उसकी तो बस यही गुजारिश है कि भाई हमें तो बस एक सड़क मिल जाए। शहर में रहने वाले व्यक्ति के पास सड़कें भी हैं, मेट्रो भी है, ऑटो भी है। भाई इसको अगर अपना जीवन बेहतर करना है तो आप देखते हैं कि इसकी ये ख्वाहिश है कि मुझे ऑटो से जाना पड़ता है, मेट्रो स्टेशन समय खराब होता है, क्यों ना मेरे घर के पास ही मेट्रो स्टेशन खुल जाए और फिर मैं जल्दी से मेट्रो में बैठकर अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। तो हर एक व्यक्ति का जो विकास होता है वो जिस जगह से संबंधित होता है, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में वो रह रहा है, उससे आप देखते हैं कि वो पूरे तौर पर संबंधित होता है। तो शहर में रहने वाले व्यक्ति का विकास पूरे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उससे पूरे तौर पर संबंधित है। ठीक है, अभी तक हमने दोस्तों आप सभी के साथ विकास क्या होता है ये देखा, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है वो देखा, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है वो देखा, विकास एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होता है ये देखा, और विकास कहीं ना कहीं जिस लोकेशन में, जिस जगह पे आप रहते हैं उससे संबंधित होता है। अब अच्छा, अगर हम लोग विकास को समझने की कोशिश करें, अगर हम लोग ये कहें कि भैया इस व्यक्ति का विकास हुआ है, या फिर अगर हम लोग कहें कि भैया इस व्यक्ति का जीवन बेहतर हुआ है, या फिर अगर हम लोग कहें कि भैया इस व्यक्ति का जीवन आप देखें कि अच्छा हुआ है, तो क्या किस आधार पर हम कहते हैं, है ना। तो अगर आज के परिपेक्ष में हम देखें, हम लोग देखते हैं कि भैया जो जितना ज्यादा कमा रहा है, जो जितनी ज्यादा अर्निंग कर रहा है, अर्निंग का मतलब होता है जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आमदनी है, ये कहा जाता है कि भैया ये कामयाब हो गया, इसका तो विकास हो गया, इसका तो जीवन अच्छा हो गया, इसका तो जीवन बेहतर हो गया, है ना। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि विकास को मापने का, विकास को चेक करने का जो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, जो सामान्य तौर पर माना जाता है, वो ये है कि आपकी आमदनी या फिर आपकी आय कितनी, आप कितना पैसा कमाते हैं, है ना। भैया जितनी ज्यादा आपकी आय होगी, जितना पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको जितनी काम की सुरक्षा होगी कि आपको साल के 12 महीने काम मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आपको सोसाइटी के अंदर सम्मान मिलता है, उसी के साथ आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग मुख्य तौर पर विकास के तौर पर परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको विकास के तौर पर कहा। सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, कोई व्यक्ति जितनी ज्यादा आय को प्राप्त कर रहा है, कोई व्यक्ति जितना ज्यादा अपने पैसे को प्राप्त कर पा रहा है, जितना पैसा वो बढ़ाता जा रहा है, उसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं कि भैया इसका तो विकास हो गया, ये तो कामयाब हो गया, इसका जीवन तो बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक संस्था है ना, एक संस्था है जिसे कहा जाता है विश्व बैंक। सामान्य तौर पर इसी को हम लोग विकास कहते हैं। अपने आसपास हम लोग ऐसी तो कहते हैं, अरे भैया अभी देखो 20-25 साल पहले हमारे घर के बराबर में ही राजेश जी रहते थे, कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद अपना जीवन बेहतर कर लिया, उनका विकास हो गया। तो हम लोग सामान्य तौर पर अगर आप लोग देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, तो क्या देखते हैं हम लोग, सिर्फ जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है उसी के आधार पर क्या करते हैं, उसको कामयाब कहते हैं या फिर उसका विकास हुआ होता है, ये कहते हैं। दुनिया में एक संस्था है जिसे कहा जाता है विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। भैया वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है, दुनिया के अंदर जो गरीब बैंक है ना, उनको पैसा वैसा देता है ताकि वो अपने देश को बेहतर कर सकें, है ना। तो दुनिया का एक बैंक है जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। और विश्व बैंक ने साल 2006 के अनुसार आप देखते हैं कि ये बताया
कि किस दुनिया में, दुनिया के अंदर आप देखें मुख्य तौर पर एक बैंक है, इस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी देश हैं इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसका विकास हो रहा है या फिर जिनका विकास हो गया है ना, हो गया, ये कैसे पता चला? तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट के अनुसार एक बात की गई। क्या कहा गया कि अगर कोई देश है और उस देश में रहने वाले लोग, है ना, आपको दिख रहा है कि एक साल में इतना रुपया कमा लेते हैं, है ना, आपको दिखता है कि अगर ऐसा कोई देश है जहां पर रहने वाला हर व्यक्ति एक साल में इतनी आमदनी कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अमीर देश कहते हैं, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया अगर हमें दुनिया के अमीर गरीब देश देखने हैं, वो देश देखने हैं जो विकास वाले देश हैं या फिर जो वो देश हैं जो कमजोर देश हैं, तो उसकी एक रिपोर्ट दे दी 2006 के अनुसार। 2006 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहा गया कि दुनिया में ऐसा कोई देश है या फिर उस देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति क्या कर लेता है, अगर एक साल में लगभग इतनी आमदनी को प्राप्त कर पा रहा है, हर व्यक्ति अगर इतना पैसा कमा लेता है, तो उसे हम लोग समृद्ध देश या फिर विकसित देश कहते हैं, है ना, कि इन लोगों ने अपने आप को बेहतर कर लिया। जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, यहां पर रहने वाले लोग इतने अमाउंट को क्या कर लेते हैं, एक साल के अंदर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें तो ये बात मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कही गई कि कोई व्यक्ति अगर एक साल में मुख्य तौर पर क्या कर लेता है, इतनी आमदनी को प्राप्त करता है, तो उस देश को हम लोग क्या कहेंगे, समृद्ध देश कहेंगे या फिर अमीर देश की संज्ञा के तौर पर हम लोग उसको पुकारेंगे। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, है ना, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या सिर्फ और सिर्फ आय का ये जो हमारा रूप है ना, अगर आप लोग देखें कि सिर्फ ये जो आय का हमारा रूप है, हमने क्या देखा कि जिस देश के अंदर लोग मुख्य तौर पर इतने क्षेत्र तक पहुंच पा रहे हैं, इतनी आमदनी को प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको हमने अमीर देश कहा, है ना, उनको हमने अमीर देश कहा। और भारत जो है आपको दिखता है कि वो मध्यम आय वाले देश में आता है। आपको क्या दिखता है कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो मध्यम आय वाले देश में आता है। किस में आता है? मध्यम आय वाले देश में। ठीक है, तो भारत जो हमारा देश है वो आपको कैसा दिखता है? एक मध्यम आय वाला देश दिखता है। यहां पर जो लोग कमाते हैं वो इतने अमाउंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भारत के अंदर जो हर व्यक्ति की आय है वो कहीं ना कहीं इससे कम है। और फिर होते हैं गरीब देश जो बिल्कुल कम कमा पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक अगर आपने पीछे ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो हमने एक चीज पर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया कि वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ किस आधार पर कहा कि कोई देश अपना विकास कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ देखा पैसा, कि अगर किसी देश में लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो हमने उसको कह दिया कि वो विकास देश उसका हो गया, वो अमीर देश है। जिस देश में लोग कम कमा रहे हैं वो कह दिया गया कि भैया ये जो देश है वो कहीं ना कहीं आपको अमीर गरीब देश दिखता है या फिर कमजोर देश दिखता है ना। लेकिन दुनिया में एक और संस्था है दोस्तों जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य तौर पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है UN, ठीक है, DP, ठीक है। तो UNDP इसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक और संस्था है, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्था ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की और इस संस्था ने कहा कि अगर हमें किसी देश को कहना है कि वो अमीर देश है, या फिर हमें कहना है कि भैया वो गरीब देश है, या फिर हमें कहना है कि भैया वो मध्यम आय वाला देश है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करें, सिर्फ हम आय नहीं देखें, हम सिर्फ पैसा नहीं देखें। पैसे के साथ साथ हमें और चीजों की भी देखने की जरूरत होगी। और वो और चीजें क्या है कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, क्या उन लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है ना। उसी के साथ साथ क्या वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको काम मिलता है, क्या उसी के साथ साथ जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां पर आजादी मिलती है ना। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने कहा कि अगर आप किसी देश को अमीर कहना चाहते हैं, गरीब कहना चाहते हैं, या फिर मध्यम आकार वाला देश या फिर मध्यम आय वाला देश कहना चाहते हैं, तो पैसा तो देखो कि उस देश में हर व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। उसी के साथ साथ वहां पर यह भी देखो कि लोगों के पास शिक्षा कितनी है, कितने लोग वहां पर शिक्षित हैं, या फिर कितने लोगों को वहां पर काम मिलता है, कितने लोगों को आजादी वहां पर प्राप्त हुई है, कितने लोगों को वहां पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलती है, कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा कितनी है ना। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में और इन लोगों ने विकास को चेक करने का हमारे सामने दो आप देखिए कि तरीकों को पेश किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आपके हिसाब से अगर हम किसी भी देश के अंदर विकास को चेक करना चाहें तो क्या हमें वर्ल्ड बैंक वाला जो तरीका है, जो सिर्फ कह रहा है कि भैया आय के आधार पर सिर्फ पैसा देख लो,
उसको मानना चाहिए, या फिर जो हमारा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला तरीका है कि पैसा तो देखो ही, उसके साथ वहां पर शिक्षा को भी देखो, वहां पर स्वास्थ्य कितना अच्छा है वो देखो, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है ये भी देखो, और उसी के साथ लोगों को आजादी मिल रही है ये देखो, और उसी के साथ जो उस देश की सरकार है क्या वो उनको सम्मान दे रही है ये भी देखो, कौन सा तरीका सही है। तो अधिकतर लोगों का यही मानना होता है कि सर जो यूएनडीपी का तरीका है वो कहीं ना कहीं ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि सिर्फ पैसे के आधार पर हम किसी देश को एक समृद्ध देश नहीं कह सकते, एक विकास वाला देश नहीं कह सकते कि ये बेहतर हो गया है ना। तो ये अभी तक हमने इसको आपके सामने पेश किया कि दुनिया की ये दो संस्थाएं हमारे सामने हैं। अब दोस्तों यहां से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे और आप सभी के साथ पेपर में क्या किया जाता है, इस चैप्टर से संबंधित सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक एक कर उनको हम लोग आप सभी के सामने पेश करते चलेंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है ना। प्रति व्यक्ति आय एक शब्द है आपके सामने पूछा जा रहा है, पर कैपिटा इनकम इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे है, और इसको निकालने का क्या तरीका है, ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति, प्रति का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रति का मतलब हुआ हर व्यक्ति की आय। अब हमारे देश के अंदर अगर हम लोग देखें भैया, हमारे देश की पॉपुलेशन साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम लोग 121 करोड़ हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको हमारे देश में दिखती है। अब इतने सारे लोग काम करते हैं, अब हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है ये हर व्यक्ति से जाके पूछना बहुत मुश्किल है। मेरे घर पर आए, अरे बताइए सर जी कितना पैसा कमाते हैं, आपके घर पर आपके पिताजी से पूछें, आपके बड़े भाई आपकी बड़ी बहन जो काम करते हैं उनसे पूछें, चाचा से पूछें, चाची से पूछें, बहुत मुश्किल काम है ना, कि हर व्यक्ति से जाकर पैसा पूछना कि आप कितना कमाते हैं, ये पूछना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, और उसी आधार पर हमें पता चल जाता है कि भैया हमारे देश में हर व्यक्ति कम से कम इतना पैसा तो महीने में या फिर साल में कमा लेता है। इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, कि देश का हर व्यक्ति कितना पैसा प्राप्त कर पा रहा है, कितना पैसा कमा पा रहा है। जब इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको निकालने का तरीका है बहुत सरल, कि जब हमारे देश की जो कुल आय है, हमारा देश एक साल में कितना क्या कर रहा है, पैसे को प्राप्त कर रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। हम लोग मशीनें बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, हम लोग गाड़ियों को बनाते हैं, अलमारियों को बनाते हैं, खिलौनों को बनाते हैं, चश्मों को बनाते हैं, कैमरों को बनाते हैं, अलग अलग सामान हमारा बनता है हर साल। अब सरकार क्या करती है, सरकार मुख्य तौर पर एक साल के अंदर देश में कितनी कमाई हुई, पूरे देश में हमने अलग अलग कामों से कितनी कमाई की, देश की जो टोटल आय है ना, टोटल आय का मतलब कि देश में हमारे पास कितना पैसा आया, एक साल में हमारे पास जितना पैसा आया है ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग देश की जनसंख्या से भाग कर देते हैं। अब जब आपको अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति की सैलरी पता करनी है, इसको निकालने का एक तरीका है कि देश ने एक साल में कितना पैसा प्राप्त किया। अलग अलग काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, टीचिंग का है, तो हर तरीके से हमें एक साल में देश में कितना पैसा आया, देश की जो कुल आय है, देश की जो कुल आय है उसे देश की कुल जनसंख्या से क्या कर दिया जाता है, कुल जनसंख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। और फिर जो नंबर आता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, कि भैया हमारे देश में हर व्यक्ति इतना अमाउंट तो प्राप्त कर लेता है। फिर जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय के तौर पर पुकारते हैं। अब देखा जाए तो हमारे देश के अंदर साल 2006 का आंकड़ा प्रस्तुत है, और साल 2006 की जो हमारी विकास की रिपोर्ट है उसमें हमने क्या किया, देश की जो कुल आय है उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया, तो हमें पता चला कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपए है। यानी कि हमारे देश में हर व्यक्ति एक साल में लगभग एक साल में क्या कर लेता है, 28,000 रुपए तो कमा लेता है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, इसी को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको निकालने का तरीका है कि देश में जितनी भी कमाई एक साल में हुई उसको हम लोग भाग कर देते हैं देश की कुल जनसंख्या से। अब जब हमने इसको भाग किया तो साल 2006 के अनुसार हमने देखा कि हमें 28,000 रुपए दिखे, कि हमारे जो देश के अंदर हर व्यक्ति एक साल के अंदर लगभग 28,000 रुपए तो प्राप्त कर ही लेता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका क्या है उसको हमने देखा। अब यहां से आपके पेपर में पूछा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना दोस्तों, पेपर में सीधा पूछा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, ये इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी देश के अंदर जो आपकी कुल आय है, देश की जो कुल आय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सर जी एक बार दोबारा समझाइए, चलिए एक बार दोबारा बताते हैं आपको। यहां पर एक शब्द आपके सामने रखा गया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब
एक साल में, ध्यान से सुनिएगा, एक साल में हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके की आप क्या देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की आर्थिक क्रियाएं होती है ना। लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, किसान भाई हैं, हमारे मजदूर भाई हैं। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम करता है और हमारे पास फिर इन अलग अलग तरीकों से काम कर पैसा आता है देश की सरकार के पास, जब वो हमसे टैक्स लेती है। अब देश में एक साल में देश की सरकार के पास जो आमदनी हुई, जो पैसा आया, जब हम इसे गिनते हैं ना दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है, एक साल में हमारे देश के अंदर जो लोग अलग अलग तरीके की आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो आर्थिक काम कर रहे हैं, इन आर्थिक कामों से जो पैसा आता है ना, उस पैसे को जब गिना जाता है, जो गणना की जाती है, उसकी जो गणना की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग मुख्य तौर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के तौर पर पुकारते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है कि देश में रहने वाले जो लोग हैं अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इन अलग अलग तरीकों से जो पैसा आता है, जब इसकी गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है। एक और चीज होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इसे क्या कहा जाता है, इसको हम लोग जीडीपी के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, जीडीपी। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, देश की जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी बेहतर हो गई। अब ये जीडीपी क्या है और जीडीपी किस तरीके से निकलती है, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है जीडीपी को समझने का। और जीडीपी से क्या पता चलता है, जीडीपी से पता चलता है कि क्या वो देश सच में विकास कर रहा है कि नहीं। तो एक चीज तो हुई सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हमने समझ लिया। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अलग चीज जो होती है दोस्तों, आप देख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये क्या है, ये दूसरी चीज है जिसे हम लोग कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद आप देखते हैं, ये जो हमारा आप सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग आप सभी के साथ यहां पर डिस्कशन करेंगे। क्या है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए अब सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब मुख्य तौर पर अगर हम लोग आपको बताने की कोशिश करें तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो इस तरीके से है कि किसी देश में या फिर हमारे देश में कुल आय, हमारे देश में जितनी भी आय है उसमें से जो निर्यात होने वाली जो हमारी आय को जब हम घटा देते हैं तो जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, है ना। एक बार दोबारा मैं आपके सामने इसको पेश करता हूं। जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक साल के अंदर देश में एक साल के अंदर, है ना, हमने क्या किया, हमने कितनी सेवाएं दी, हमने क्या किया, कितनी वस्तुओं को बनाया। दोबारा एक बार लिखते हैं इसको ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज का दोस्तों, हम लोग यहां पर आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं जीडीपी का। और जीडीपी को अगर हम लोग सिंपल सरल शब्दों में समझें तो जीडीपी का मतलब है कि हमने एक साल में कितनी वस्तुएं बनाई और कितनी सेवाएं दी, उनकी जो कीमत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, किसी देश के अंदर उस देश के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने एक साल में कितनी वस्तुओं को बनाया, जैसे हमने गाड़ियों को बनाया, ट्रेन को बनाया, कार को बनाया, प्लेन को बनाया और खाने पीने की चीज़ों को बनाया, अलग अलग सामान को बनाया, कुर्सियों को बनाया, चश्मे को बनाया, पेन को बनाया, पंखे को बनाया। देश में एक साल में जितनी भी हमने चीज़ों को बनाया और उसी के साथ साथ देश में हमने जितनी भी सेवा दी, सेवा का मतलब जैसे आप बीमार हुए आपने डॉक्टर से सेवा ली, आपको कुछ परेशानी हुई आपने टीचर से सवाल पूछा, फिर आपने टीचर को फीस दी, आप रेस्टोरेंट गए फिर वहां पर आपने जाकर कोई सामान खाया और उसको फिर उसको टिप दी, पैसा दिया, तो ये सभी सेवा होती है। कि एक साल में हमने अपने देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई और उसी के साथ साथ उसी साल में हमने भी जितनी भी सेवाएं लोगों को दी, उनकी जो टोटल कीमत होती है ना, उनकी जो टोटल कीमत होती है कि उनका मूल्य कितना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि जीडीपी गिर गई और जीडीपी आप देखते हैं कि बढ़ गई। जीडीपी गिरने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर वस्तुओं का बनना बंद हो जाए। कोरोना काल याद है आप सभी को, कोरोना काल जब समय आया था, जब कोरोना हो गया था, जब कोरोना आया था देश के अंदर, तो देश में फैक्ट्रियां बंद, देश में कारखाने बंद, लोगों की जॉब खत्म हो गई,
ना तो वस्तुएं बन रही थी, ना तो फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा था, और ना किसी तरीके की कोई सेवा किसी को दी जा रही थी। तो कोरोना के समय के अंदर जीडीपी गिरी थी या फिर बढ़ी थी, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, है ना। तो जीडीपी का मतलब क्या है कि एक साल के अंदर हमारे देश में जितनी वस्तुएं हम बना रहे हैं और उसी के साथ साथ जितनी सेवाएं हम दे रहे हैं, उनकी जो कीमत है भाई, उनका मूल्य कितना है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। और अगर किसी देश के अंदर वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा, उसी के साथ आप देखते हैं कि सेवाएं नहीं दी जाएंगी, तो उस समय जीडीपी गिर जाती है। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीडीपी है, ये तेजी से आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब देश के कारखाने खुल गए हैं, देश में सामान तेजी से बन रहा है, पदार्थों को बनाया जा रहा है, तो इसे ही जीडीपी कहा गया। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है वो देख लिया, और जीडीपी को ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको हमने आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके जरिए भी, तो जीडीपी के जरिए भी क्या किया जाता है, उस देश की विकास को मापा जाता है। तो दुनिया के जितने भी अमीर देशों को अगर आप देखते हैं, जो मजबूत देश हैं, वहां पर आप एक समानता को जरूर पाते हैं कि उन देशों के अंदर जीडीपी अच्छी है, यानी कि वहां पर वस्तुएं बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं और वहां पर सेवाओं को, लोगों को सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। अब यहां पर एक और चीज हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं शिशु मृत्यु दर, है ना। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है कि किसी देश के अंदर, जैसे आपको याद होगा हमने देखा था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने देखा था ना, आपने कहा था कि सर ये जो यूएनडीपी है ये सही है, जो कहता है कि अगर किसी देश का विकास देखना है तो सिर्फ पैसा मत देखो, वहां पर स्वास्थ्य को भी देखो, शिक्षा को भी देखो, लोगों के सम्मान को भी देखो और काम को भी देखो। तो किसी देश के अंदर क्या वो देश सच में विकास कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य को भी देखते हैं, है ना, वहां की हेल्थ फैसिलिटी को भी देखते हैं। और स्वास्थ्य को चेक करने के लिए कि हर सब लोगों को इलाज मिलता है, हम एक चीज को देखते हैं जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि क्या किसी देश के अंदर जो इलाज है या फिर वहां पर जो लोगों को मिलने वाली हेल्थ की सर्विसेज है वो अच्छी है, इसको निकालने का एक तरीका है जिसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर इस तरीके से निकलती है कि प्रति 1000 बच्चों ने जन्म लिया, मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 1000 बच्चों ने किसी देश के अंदर जन्म लिया, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और 1 साल की उम्र तक, 1 साल पूरा होने तक, 1 साल पूरा होने तक, है ना, आप देखते हैं कि 1000 बच्चों को देखा जाता है, और 1000 बच्चों ने जब जन्म लिया, फिर जन्म से 1 साल पूरा होने तक जितने बच्चे जीवित रहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा है। और अगर वहां पर अच्छी स्वास्थ्य की सेवा नहीं होगी तो इसका मतलब वहां पर बच्चे मर जाएंगे। और इसके जरिए भी हम लोग उस देश के विकास को देख सकते हैं कि प्रति 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1 साल की उम्र आप देखते हैं कि जो पूरी हुई उसमें कितने बच्चे मर गए, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और जिस देश के अंदर जितने कम बच्चे मरेंगे 1 साल में पूरा होने में, इसका मतलब है कि वहां पर ज्यादा अच्छा इलाज है, उस देश का विकास अच्छा हो रहा है ना। तो अगर आप लोग देखें कि जब ये आंकड़ा जितना कम होगा, मान लीजिए कि अगर 1000 बच्चा है और 1000 बच्चे में 1 साल पूरा होने पर आप देखते हैं कि 998 बच्चे जीवित हैं और 2 मर गए, तो इसका मतलब होगा कि भैया यहां पर इस देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों, किसी भी देश को और उस देश के विकास को चेक करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है, और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की हम लोग गुणवत्ता को इसके जरिए बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, है ना। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आ सकता है कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखें कि भारत का शिशु मृत्यु दर कैसा है और भारत में क्या इलाज की सुविधा अच्छी है। तो अगर हम लोग देखें साल 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर हमने अपने देश के अंदर 1000 बच्चों को जन्म होते हुए देखा, तो इन 1000 बच्चों के अंदर हम लोग देखते हैं कि 1 साल पूरा होने तक आप देखते हैं कि जो 44 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुख्य तौर पर आप देखें कि हमारे देश के अंदर जो शिशु मृत्यु दर है वो आपको दिख रहा है कि 1000 बच्चों पर 44 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो कम से कम 1000 बच्चे पूरे तो जीवित रहे। इसका मतलब हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। 1000 बच्चे जन्म लिए, 1000 जीवित रहे, मर काहे रहे? मर इसलिए रहे क्योंकि इलाज नहीं है, माओं को सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा, डॉक्टर सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो क्या ऐसे देश को विकास वाला देश कहेंगे? नहीं। विकास को चेक करने का तरीका है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि 1000 बच्चों पर 1 साल के अंदर कितने बच्चे 1 साल पूरा करने तक मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। भारत में ये 1000 बच्चों पर आप देखते हैं कि 44 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और ये एक अच्छा आप देखते हैं कि आंकड़ा नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर बच्चों को मिलने वाली जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको और बेहतर करने की जरूरत है ना।
तो किसी भी देश के विकास को चेक करने का तरीका एक और भी है दोस्तों, जिसे हमने क्या देखा, जिसको हमने शिशु मृत्यु दर कहा। अब एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष और महिला का अनुपात, है ना। पुरुष और महिला का अनुपात का मतलब क्या है? पुरुष और महिला का अनुपात का मतलब है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिला है, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इसके जरिए भी हम लोग किसी देश के विकास को नाप सकते हैं। जिस देश में पुरुष और महिला दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब होगा कि भैया वो देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों साथ चल रहे हैं। जहां पर पुरुष ज्यादा होंगे, महिलाएं कम होंगी, तो इससे पता चलता है कि वहां पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं मिल रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है गर्भ में, तो वो देश विकास वाला देश नहीं कहलाता। अब पुरुष और महिला का अनुपात, इसे कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का तरीका होता है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना पर हमने क्या दिया कि भैया हमने 1000 पुरुषों को देखा, हमने 1000 पुरुषों को देखा, है ना। हमने 1000 पुरुषों को देखा, 1000 पुरुषों पर हमारे पास जितनी महिलाएं हैं कि हमारे पास बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उसमें हर 1000 पर 1000 पुरुष हैं, तो उसमें कितनी महिलाएं बच्ची जन्म ले रही हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। तो किसी भी देश के अंदर अगर आपको वहां के विकास को नापना है, तो विकास को नापने का तरीका एक और होता है जिसे हम लोग लिंग अनुपात भी कहते हैं। लिंग अनुपात का मतलब जेंडर, कि स्त्री है कि पुरुष है ना। और अगर ये आंकड़ा कम होगा तो आप देखते हैं कि अगर 1000 पुरुष हैं और उसी के साथ साथ आप देखें कि भैया 998 महिलाएं हैं या फिर 950 महिलाएं, जितना ये आंकड़ा कम होगा तो उससे पता चलता है कि भाई ये जो देश है ना, या फिर ये जो राज्य है, वो महिलाओं के लिए खतरनाक है या फिर खराब है। कि 1000 महिलाएं तो हैं, 1000 पुरुष तो हैं, लेकिन उन 1000 पुरुषों पर अगर 950 महिलाएं हैं तो ये गलत है, 50 महिलाएं कम है, आंकड़ा सही नहीं है, वहां पर महिलाओं को मारा जा रहा है, इसका मतलब है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो साल 2011 की हमारी जनगणना हुई थी आखिरी, और उसके अनुसार हम देखें तो भारत में हर 1000 पुरुष पर, हमारे देश में हर 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, है ना। लेकिन हम दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है, ये आपकी किताब जब छपी थी उसके हिसाब से है। अगर आप साल 2023 के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली बात है, बहुत ही खुश कर देने वाली बात है कि भारत का जो लिंग अनुपात है वो बेहतर हो गया। और बेहतर तो हुआ ही दोस्तों, उसके अंदर अगर हम देखें कि जो हमारी महिलाएं कि 1000 पुरुषों पर अब हमारे देश में 1100 महिलाएं आपको दिख रही हैं। तो महिलाएं हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर ज्यादा हुई हैं, और पुरुष जो आपको दिख रहे हैं वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि पुरुष 1000 हैं, अब इन 1000 पुरुषों पर आप देखते हैं कि 1100 की महिलाएं हमें दिख रही हैं। तो आपकी किताब के अंदर पुराने आंकड़े थे वो हमने बता दिए। लिंग अनुपात इसे ही कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। इसके जरिए हम उस देश के अंदर महिलाओं को लेकर क्या उस देश की सोच है और वहां के लोगों की सोच है उसको देख सकते हैं। हमने जब अपने देश के अंदर इसको देखा साल 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हमने देखा कि 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। इसका मतलब भाई माहौल हमारे देश में सही नहीं थे 10 साल पहले। लेकिन आज के समय में जब हमने देखा तो ये तो बड़ी खुशी वाली बात हुई दोस्त कि अब 1000 पुरुषों पर हमारे पास लगभग 1100 के करीब हमारी महिलाएं हैं, जो ये बता रही हैं कि भारत में अब महिलाओं को लेकर जो स्थिति और माहौल था वो बेहतर हुआ है। ठीक है, अब एक और चीज होती है दोस्तों, इसको भी आप सभी के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी देश के अगर आपको विकास को नापना है तो आपको वहां पर पुरुषों और महिलाओं के लिंग अनुपात को देखना होगा, आपको वहां पर शिशु मृत्यु दर को देखना होगा, आपको वहां पर इसी के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखना होगा, उसी के साथ साथ आपको वहां पर हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को देखना होगा, और इसके जरिए ही आप उस देश को क्या कहेंगे, उस देश के विकास को नाप सकते हैं। अब एक और तरीका है कि अगर हमें किसी देश के विकास को नापना है तो वहां पर लोगों की आयु कितनी है, कि भैया कितनी आयु के लोग जीवित रहते हैं, है ना। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था साल 1947 में, अगर आप लोग हमारे प्यारे भारत देश को देखें तो उस समय के अंदर जो हमारे देश के अंदर औसत आयु थी, औसत आयु का मतलब कि अधिकतर जो लोग थे, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, वो आपको दिखता है कि दोस्तों 40 या फिर 38 साल की आयु में राम नाम सत्य उनका हो जाता था, जीवन खत्म हो जाता था। कितनी अजीब बात है, 40 साल का आदमी, 38 साल का आदमी, जीवन खत्म। लोग क्यों मर रहे थे? अधिकतर लोग 40 साल की एज में क्यों मर जाते थे उस समय? क्योंकि उस समय इलाज थे नहीं, लोगों के पास हेल्थ की सुविधा नहीं थी, लोगों को टीका नहीं मिलता था, बीमारियों से बचने के तरीके नहीं पता थे। तो जैसे जैसे हमारा देश बेहतर होता चला गया, जैसे जैसे हमारे देश में विकास आता चला गया, आप देखते चले गए कि हमारे देश के अंदर जो औसत आयु है, औसत आयु का मतलब कि जो हर व्यक्ति की आयु है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जन्म के समय संभावित आयु या फिर औसत आयु भी इसे कहा जाता है ना। कि आपके देश में हर एक व्यक्ति
अधिकतम कितनी आयु तक जीवित रह सकता है। जब देश आजाद हुआ था तब हम देख पा रहे हैं कि 38-40 के आसपास ही लोग जीवित रहते थे, लेकिन आज के समय में अगर आप लोग देखें चीजें बेहतर हुई हैं, हमारा देश अच्छे से अपने आप को बदल रहा है, हेल्थ की सुविधाएं अच्छी हुई हैं, जीवन लोगों को अच्छा मिल रहा है, बेहतर हो रहा है, देश का विकास हो रहा है क्योंकि हेल्थ सुविधाएं अच्छी हैं। तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप लोग देखें तो हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर देखें कि जो हमारे पुरुष हैं वो लगभग आपको दिखता है कि एक अधिकतर जो पुरुष है वो 67 साल की आयु तक जीवित रहते हैं और महिलाएं 72 साल की आयु तक जीवित रहती हैं। जो पहले 38 और 40 आपको दिख रहा था, आप देखते हैं कि अब हमारे देश के अंदर जो लोगों की आयु है, जो उम्र है वो बड़ी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, कि अब हमारे देश के अंदर लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाओं का मतलब क्या है कि भैया अब लोगों की जो आप देखते हैं कि आय है, लोगों के पास पैसा भी आ गया, लोग काम कर रहे हैं, लोगों के पास, लोग फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस और काम करने से उनके पास पैसा आया। जब इनके पास पैसा आया और देश की सरकार ने इलाज को बेहतर किया तो अब सबको इलाज मिल पा रहा है ना। तो अगर आपको किसी भी देश के अंदर उसके विकास को नापना है कि वहां पर क्या सच में विकास हो रहा है, विकास को नापने का एक और तरीका है कि भैया जन्म के समय से लोग कितनी आयु तक जीवित रहते हैं। जहां पर लोग जितने ज्यादा आयु तक जीवित रहेंगे इसका मतलब है कि उस देश के अंदर विकास की उपस्थिति है ना। और जिस भी देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं, जैसे हम लोग रोटी कपड़ा मकान को बेहतर करते हैं तो उससे आप लोग देखते हैं कि लोगों का जीवन बेहतर होता है, उस देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी लंबी मानी जाती है। तो विकास को मापने का एक और हमारा ये तरीका होता है ना। अब इसी के साथ साथ एक और चीज होती है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब क्या है? साक्षरता दर का मतलब दोस्त अगर हम लोग आपको बताना चाहें तो साक्षरता दर का मतलब होता है सीधे सरल तौर पर कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, साक्षरता दर का मतलब क्या है दोस्त, कि पढ़े लिखे लोग। ऐसा तो नहीं कि किसी भी देश को हम विकास वाला देश कह देंगे। भाई जैसे हमें याद है, अगर किसी देश के विकास को नापना है तो शिक्षा को भी तो देखना है, उस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो देश के अंदर जब हमें किसी भी देश को कहना होता है कि वो देश विकास वाला देश है या फिर हमारा प्यारा भारत देश एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर शिक्षा के स्तर को देखते हैं, भैया पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और इसका मतलब होता है कि 7 साल। साक्षरता दर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए, पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग सीधे सरल तौर पर इसके आंसर को रख दीजिएगा। साक्षरता या फिर साक्षर का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे, है ना। हमारे देश के अंदर 7 साल 7 ईयर्स, हमारे देश के अंदर 7 साल या फिर जो उससे ज्यादा बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो जितने पढ़े लिखे, कि कितने लोग क्या हैं भैया 7 साल या फिर 7 साल की उम्र से ज्यादा बड़े हैं और वो अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उन्हीं का जो अनुपात होता है, उनकी जो टोटल संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता दर के नाम से पुकारते हैं। तो साक्षरता दर क्या है कि भैया हमारे देश के अंदर 7 साल या फिर 7 साल से आयु के जो बड़े उम्र के लोग हैं वो नाम लिख सकते हैं और अपना नाम पढ़ सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, उनकी जो टोटल नंबर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। तो जिस देश के अंदर जितनी ज्यादा साक्षरता दर होगी, जिस देश के अंदर जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, उस देश को उतना ही विकास वाला देश कहा जाता है। एक और चीज होती है जिसके जरिए हम लोग विकास को नापते हैं, उसे कहा जाता है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्त? निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है कि 6 साल से 10 आयु साल तक के जो बच्चे हैं उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे आपके क्या हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना। कोई ऐसा देश है जो कहे कि भैया हम विकास वाले देश हैं, जैसे आप देखें कि नॉर्थ कोरिया अगर ये कहे कि भैया हम तो डेवलप्ड कंट्री हैं, हम सबसे बढ़िया कंट्री हैं, लेकिन उस देश के अंदर कोई बच्चा पढ़ने स्कूल जा ही नहीं रहा, वहां पर बच्चे स्कूल पढ़ने जाते ही नहीं है, तो क्या उसे विकास वाला देश कहेंगे? नहीं। किसी भी देश के अंदर अगर आपको उसको विकास वाला देश कहना है या फिर किसी भी राज्य को अगर आप उसको विकास वाला राज्य कहना है तो उसके लिए एक और चीज है जिसको कहा जाता है निवल उपस्थिति दर, कि 6 साल से 10 उम्र तक के 6 से 10 साल तक की आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो आपके क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। इनका जो टोटल परसेंटेज होता है उसको हम लोग निवल उपस्थिति दर कहते हैं। जितने ज्यादा बच्चे होंगे इसका मतलब वहां पर शिक्षा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है इसका मतलब वहां पर लोगों के पास विकास है ना। तो अगर हमें किसी भी देश के अंदर विकास को चेक करना है दोस्तों, तो जैसे जैसे हमने एक एक कर देखा कि सबसे पहले वहां पर साक्षरता दर को देखा जाए, वहां पर आपने देखा कि साक्षरता दर को देखेंगे, निवल उपस्थिति दर को देखेंगे, उसके साथ वहां पर लोगों की कितनी औसत आयु है उसको देखेंगे, उसी के साथ साथ वहां पर हम लोग लिंग अनुपात कितना है, बराबर है कि कम है उसको देखेंगे, उसके साथ शिशु मृत्यु दर को देखेंगे, जीडीपी को देखेंगे और सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखेंगे, और प्रति व्यक्ति आय के जरिए ही हम लोग किसी देश के विकास को माप सकते हैं, है ना।
इसी के साथ साथ अगर ये सब चीजें तो हैं ही जो किसी देश को विकास की ओर लेकर जाती हैं या फिर ये कहती हैं कि ये देश बेहतर हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है, कुछ और चीजें भी हैं जैसे भैया उस देश के अंदर मुख्य तौर पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रेल अच्छा होना चाहिए, विमान होना चाहिए, उस देश के अंदर जो लोग हैं ना उनके पास काम होना चाहिए। अब आप अमेरिका को देखें, जर्मनी को देखें, ब्रिटेन को देखें, रशिया को देखें, कनाडा को देखें, ये दुनिया के वो देश हैं जो विकास वाले देश कहलाते हैं, जो कहलाते हैं कि भैया ये बेहतरीन देश है, ये सबसे बढ़िया देश है। क्यों है ये सबसे बढ़िया देश? क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनके पास काम है, इनके पास काम है। तो क्या किया जाता है, ये लोग काम करते हैं तो सब फिर काम करने के बाद सरकार इनसे थोड़ा बहुत पैसा लेती है, टैक्स लेती है, और उसी पैसे से सड़कें बनाई जाती हैं, रेलवे बनाई जाती है, देश के लिए एयरप्लेन बनाए जाते हैं, बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसी को हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसी के साथ सड़कें हों, बिजली मिले। तो जब देश के अंदर मुख्य तौर पर लोगों के पास काम होगा, तो लोगों के पास जब काम होगा तो हर व्यक्ति काम करेगा, फिर सरकार हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ पैसा लेगी, टैक्स लेगी, और उसी टैक्स से फिर देश के अंदर सड़कें बनाई जाएंगी, गाड़ी को बनाया जाएगा, हम लोग एयरप्लेन को बनाएंगे, जिससे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जान आएगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और इसी के जरिए आप देखते हैं कि वो देश फिर समृद्धि यानी कि तेजी से बेहतर होगा, है ना। तो जितनी ज्यादा लोगों, पहले हमने फैक्ट्रियां लगाई, लोगों के पास काम आया, फिर उसके बाद उन लोगों से टैक्स लिया, फिर उससे और फैक्ट्रियां लगा दी, फिर आप देखते हैं कि इससे देश में और आर्थिक गतिविधियां होंगी, फिर और देश में और तेजी से आप विकास होता हुआ देखेंगे, है ना। अब यहां पर आपकी किताब के अंदर, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर कुछ आंकड़ों को पेश किया गया है दोस्तों, एक एक कर उनके आंसर्स को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, एक एक कर इन आंकड़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं भारत के 3 राज्यों के बारे में बताया गया, और आपको बताना है कि इन 3 राज्यों में से वास्तविक तौर पर विकास कहां पर आपको होता हुआ दिख रहा है, कि या फिर कौन सा राज्य आप कह सकते हैं कि सर ये ना सच में बेहतर कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि सर ये ना सच में अच्छा कर रहा है, ये आपको बताना है। यहां पर हम लोग 3 राज्यों के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहला है पंजाब, दूसरा है केरल, और तीसरा है हमारा बिहार। अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में जो प्रति व्यक्ति आय है साल 2003 के अनुसार, पंजाब के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति 26,000 रुपए कमा पा रहा है। केरल के अंदर हर व्यक्ति 22,800 रुपए कमा पा रहा है, और बिहार के अंदर 5,700। एक साल में इन 3 राज्यों में इतने लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ आय के आधार पर देखेंगे कि भैया कहां पर जितना ज्यादा पैसा, अगर हम सिर्फ आय के आधार पर देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पंजाब में लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब पंजाब तो एक अच्छा राज्य हुआ, पंजाब एक विकास वाला राज्य हुआ। लेकिन नहीं, हमें पता है कि जब भी हमें विकास निकालना होता है तो हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, उसी के साथ शिशु मृत्यु दर देखते हैं, वहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं ये देखते हैं, और कितने बच्चे आपको दिखता है कि 6 से 10 साल के हैं जो स्कूल जाते हैं, वो सबको देखा जाता है ना। तो आय के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि दोस्त सिर्फ पंजाब अच्छा कर रहा है। लेकिन जब हम शिशु मृत्यु दर देखें, शिशु मृत्यु दर मतलब 1000 बच्चों पर 1 साल की आयु तक कितने बच्चे मर गए, तो पंजाब के अंदर 49 बच्चों की मृत्यु हुई, केरल के अंदर सिर्फ 11 बच्चे, और बिहार के अंदर 60 बच्चे आपको दिख रहे हैं। उसी के साथ जब हम साक्षरता दर को देखें कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो पंजाब के अंदर 70% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। केरल के अंदर हमें दिख रहा है कि लगभग 91% के करीब हमें दिख रहा है, और बिहार में 47% के करीब हमें यह आंकड़ा दिख रहा है। और उसी के साथ कितने बच्चे एक साल कक्षा 1 से कक्षा 4 तक यानी कि 6 से 10 साल की एज तक आपको दिखता है कि स्कूल जाते हैं, तो लगभग 81% बच्चे पंजाब में जा रहे हैं स्कूल, 91% बच्चे केरल में जा रहे हैं स्कूल, और बिहार में 43% जा रहे हैं। तो जब हम लोग अगर सिर्फ आय के आधार पर देखेंगे तो हम कह देंगे कि भैया पंजाब अच्छा राज्य है, अच्छा काम कर रहा है, अपने आप को बेहतर कर रहा है। लेकिन नहीं, विकास तो हर एक चीज पर नापा जाता है, और जब हमने हर एक चीज पर देखा, प्रति व्यक्ति आय पर देखा, शिशु मृत्यु दर पे देखा, साक्षरता दर पे देखा, और उसी के साथ निवल उपस्थिति दर पे देखा, तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जो केरल राज्य है दोस्तों, केरल ही है ना, बताइए दोस्तों कमेंट करके, केरल ही है ना। जब हमने हर चीज को देखा तो हमने पाया कि केरल हर एक चीज में क्या है, हर राज्य से बेहतर कर रहा है, और केरल ज्यादा विकास वाला राज्य हम यहां पर कहेंगे, है ना। तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके बिंदु रहे थे उनको एक एक कर आपके सामने पेश किया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके पेपर में मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको एक एक कर आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि किसी देश का जो विकास होता है वो किस आधार पर निर्धारित होता है, कि कोई भी देश अपने आप को बेहतर कर रहा है, ये हम किस आधार पर चेक करते हैं, क्या चीज चेक करते हैं,
आप सभी को पता है कि हम वहां पर प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है एक साल में। वहां पर औसत शिक्षा का दर कितना है, साक्षरता दर है, ये भी देखेंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। वहां पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं, अर्थात उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही होगा कि इन तीनों ही चीजों के आधार पर हम लोग किसी देश के विकास को क्या करते हैं, नापते हैं। सिर्फ आय के आधार पर नापना सही नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो सही नहीं है, यूएनडीपी जो कह रहा है वो सही है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से अच्छी है। मानव विकास का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर आप देखें कि अगर हम भारत को देखें और भारत का ये पड़ोसी देश है, वहां पर आप लोग देखेंगे तो लोगों को जो शिक्षा है वो ज्यादा मिल रही है, लोगों को जो काम है या फिर रोजगार है वो ज्यादा मिल रहा है, लोगों को आप देखें कि मुख्य तौर पर जो जिंदगी को बेहतर करने का जो मौका है वहां पर ज्यादा मिल रहा है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पर अगर हम लोग देखें तो भारत का एक पड़ोसी देश है, वो आपको दिखता है कि मानव विकास में, है ना, वहां पर लोगों का विकास थोड़ा ज्यादा हो रहा है भारत के कंपैरिजन में। सही आंसर है श्रीलंका। ये जब आपकी किताब छपी थी ना दोस्तों, उस समय श्रीलंका हुआ करता था, लेकिन अगर अब आज के समय में देखें साल 2023 में, तो भाई श्रीलंका के हालात तो बहुत ज्यादा खराब आप होते हुए देख रहे हैं, वहां पर मामला बहुत खराब है। लेकिन जब किताब छपी थी तो उसके हिसाब से उस समय हालात सही थे। तो आपसे ये जो आंकड़े आपकी पाठ्य पुस्तक में ना वही पूछे जाएंगे, वर्तमान वाले आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आप घबराइएगा मत। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक जो आपका वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, है ना, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड बैंक है। भैया वर्ल्ड बैंक कहता है कि मुख्य तौर पर अगर आपको किसी भी देश के विकास को नापना है तो उसके लिए हमें आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिर्फ हमें आय ही देखनी होगी। पैसा देखो कि जो देश ज्यादा कमा रहा है वो विकास वाला है, जो देश के लोग कम कमा रहे हैं वो विकास वाला देश नहीं है। क्या ये सही तरीका है कि इसकी कुछ गलतियां हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए जी हाँ, इसकी कुछ गलतियां हैं कि विश्व बैंक ने जो ये कहा कि अगर किसी देश के अंदर लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उस देश के अंदर हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जिनकी ज्यादा है, उस देश को उन्होंने क्या कहा है कि बेहतर कहा है। लेकिन अधिकतर जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जो देशों के विकास को समझते हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ पैसे के आधार पर ही हम किसी देश को विकास वाला देश नहीं कह सकते। वहां पर हमें क्या देखना होगा, वहां पर हमें उस देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखना होगा, शिशु मृत्यु दर को देखना होगा, वहां पर साक्षरता दर क्या है, इसके आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस देश को एक विकास वाला देश कहेंगे। सिर्फ आय के आधार पर ही किसी देश को विकास वाला देश कहना पूरे तौर पर उचित नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक की जो ये सोच है कि भैया पैसा देख लो, आय जिसके पास है उसके आधार पर किसी देश को हम क्या कहें, आय विकास वाला देश कहें, ये सही नहीं है। ठीक है। वहीं एक और संस्था है दोस्तों जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं यूएनडीपी। तो ये जो हमारा यूएनडीपी है ये क्या कहता है भैया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता है कि अगर किसी देश में विकास को चेक करना है या फिर राज्य को चेक करना है तो वहां पर हर व्यक्ति की आय तो देखो कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसी के साथ साथ आपको वहां पर शिशु मृत्यु दर को देखना होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को देखना होगा, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं उसको देखना होगा। और ये जो सभी तरीके हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि सही तौर पर किसी देश की जो आप देखते हैं कि छवि होती है, उसकी जो इमेज होती है, उसके असली विकास को प्रस्तुत करता है। तो यूएनडीपी इन बातों पर आपको दिखता है कि बात करता है, जो असली तौर पर हमें दिखता है कि विकास की जो हमारी सोच होती है उसको दिखाता है। अगला सवाल यहां पर आपके सामने है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी, अभी हमने आंकड़ा प्रस्तुत किया था ना आपके सामने दोस्तों, यहां पर लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी, कि केरल के अंदर जो लोग हैं आपको दिख रहा है कि वो कम कमा रहे हैं। बिहार अगर हम लोग केरल में देखें तो 22,800 रुपए कमा रहा है हर व्यक्ति, और पंजाब के अंदर लोग 26,000 रुपए कमा रहे हैं हर व्यक्ति। तो केरल के लोग पैसा कम कमा रहे हैं। लेकिन जब हमने पूछा था आपसे कि क्या कौन सा राज्य यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास वाला राज्य है, तो अधिकतर बच्चों ने कहीं ना कहीं केरल को ही चूज किया था, क्योंकि आपको पता है मुख्य तौर पर कि दोस्तों कि पंजाब जो है यहाँ पर आपको एक धनी राज्य दिख रहा है। लेकिन केरल के अंदर अगर आप लोग देखें तो वहां पर लोग थोड़ा कम कमा रहे हैं, लेकिन वहां पर शिशु मृत्यु दर आप देखें कि अच्छी है, अधिक है। उसी के साथ आप लोग देखें कि पंजाब की जो तुलना है, पंजाब के अंदर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी आपको दिखता है कि 1 से 4 साल कक्षा 1 से 4 तक के अंदर बच्चों की संख्या कम थी, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ आय के आधार पर अगर हम लोग ये कह दें कि भैया पंजाब एक बेहतर राज्य है, ये नहीं है। हमें शिक्षा यानी कि साक्षरता दर, उसी के साथ स्वास्थ्य, उसी के साथ हम लोग देखें उपस्थिति दर और प्रति व्यक्ति, इन चारों ही मापदंड के आधार पर देखना होगा। और जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो हमारा जो केरल राज्य है वो कहीं ना कहीं खरा उतरता है, और पंजाब सिर्फ आय के आधार पर अपने आप को एक विकास वाला राज्य नहीं कहला सकता, उसे और चीजों में भी अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। अगला सवाल यहां से बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, आपके पेपर के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर जो लोग हैं
वो ऊर्जा के लिए, ऊर्जा मतलब क्या होता है कि ईंधन की प्राप्ति के लिए, जब उन्हें खाना वगैरह बनाना होता है या फिर कोई और काम करना होता है, वो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। आज के समय में अगर आप लोग देखें, जो हमारा देश है वहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं, वो भी हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, और ये जो हमारी गांव की ग्रामीण जनसंख्या है वो जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करती है, जंगल की लकड़ी का प्रयोग करती है। और आप सभी को पता है कि इससे ईंधन होता है, ये जो जब हम इसको ईंधन के तौर पर प्रयोग करते हैं इस लकड़ी को, तो इससे आपको पता है प्रदूषण होता है, हम अपने जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें जैसे हमने रसोई गैस के, तो आप देखें कि हमने एलपीजी को लाया, जैसे हम लोग अपने शहरों में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर है वो भारत के हर शहर के अंदर आपको दिख जाता है। हमें भारत के हर गांव के अंदर क्या करना होगा, कहीं ना कहीं पूरे तौर पर पहुंचाना होगा, और उसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश को क्या कर सकते हैं, एक बेहतर देश बना सकते हैं, है ना। वरना ऐसा होगा कि हमारे देश में आने वाले 50 सालों में भैया लकड़ी खत्म हो जाए, हमारे गांव के लोगों तक ईंधन सही तरीके से नहीं पहुंच पाए। तो हमें एलपीजी का प्रयोग करना है। उसी के साथ साथ आपको बताइए कि ये जो जलाने वाली लकड़ी है, इसको प्राप्त करने की तेजी से हम प्राप्त करेंगे तो उससे हमारे जंगल खत्म होंगे, जंगल खत्म होंगे तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो हमें मुख्य तौर पर क्या करना है, एक तो एलपीजी गैसों का प्रयोग करना है। उसी के साथ साथ गाँव के अंदर आपको पता है कि गोबर गैस होती है, जो जानवर हमारे होते हैं वो जो उनके गोबर होता है उनको आप देखते हैं कि गोबर जो हमारा प्लांट होता है उसमें डालकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो गैस होती है ये एक ज्वलनशील गैस होती है, इसको ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। और आज के समय में भारत के अधिकतर गाँव के अंदर आप देखते हैं कि गोबर गैस को प्रयोग में लाया जा रहा है। तो शहरों में एलपीजी है और गांव के अंदर हम लोग गोबर गैस के जरिए ईंधन की प्राप्ति कर रहे हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन को आने वाले भविष्य के संदर्भ में अच्छा कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपको पता है कि हम सूरज की रोशनी से भी क्या करते हैं दोस्तों, एनर्जी बनाते हैं। और हवा के जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा को बनाते हैं और इसके जरिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारे देश के विकास के लिए पूरे तौर पर बहुत ही अच्छी है। एक शब्द यहाँ पर आपके सामने रखा जा रहा है, लिखा है धारणीयता, है ना। धारणीयता क्या है और विकास के लिए ये क्यों जरूरी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो धारणीयता को अगर आपको समझना है तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। क्या कहा जाता है दोस्त, सतत पोषणीय विकास। तो आपको इसको लेकर घबराना नहीं है। सतत पोषणीय विकास या फिर जो आपका धारणीयता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी संसाधन है, मान लीजिए कि हमारे पास जंगल है, अरे भैया सारे जंगल काट देते हैं, यहाँ पर गाड़ियां चलाएंगे, इन पेड़ों से लकड़ियां निकालकर दरवाजे बनाएंगे, खिड़कियां बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और अपना जीवन बेहतर कर लेंगे। सब पेड़ों को काट देते हैं, सब जंगल को खत्म कर देते हैं। नहीं, ये विकास करने का सही तरीका नहीं होगा। धारणीयता या फिर सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि जो भी आपके पास संसाधन है उनका समझदारी से प्रयोग करो। उनका क्या करो, उनका समझदारी से प्रयोग करो कि जो भी आपके संसाधन हैं उनसे आप अपना जीवन तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप आने वाली जनरेशंस के लिए कुछ ना दें। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि जो भी आपके पास संसाधन है उनका समझदारी से प्रयोग करना और इन संसाधन को आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करना, संभाल कर रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धारणीयता कहते हैं। और इसी के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के जरिए हम लोग असली विकास कर सकते हैं, है ना। वरना ये कैसा विकास होगा कि हम लोगों ने अगर जंगलों को खत्म कर दिया, सारा पानी दूषित कर दिया, हम तो जीवित रहे, आने वाली जनरेशंस खत्म हो गई, तो क्या इसे विकास कहा जाएगा? नहीं। विकास तो सबका जीवन बेहतर करता है ना। तो धारणीयता या फिर सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो चीजें हैं, जो आपके पास मिट्टी है, आपके पास सब्जियां हैं, उन सभी को संभाल के रखना, उनका लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना, उचित तरीके से प्रयोग करना और आने वाली जनरेशंस को देना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास के तौर पर पुकारते हैं। अगला सवाल है कि धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए संसाधन है ना। हमारी धरती में इतनी चीजें मौजूद हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो लालच है ना, ये जो व्यक्ति का लालच है, इसी वजह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं मामला खराब हो रहा है। तो ये जो कथन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो कथन है, ये जो बात कही है, महात्मा गांधी जी ने कही है। और महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे दुनिया के अंदर इतने संसाधन हैं, इतने आप देखते हैं कि मिनरल्स हैं, फल फूल हैं, जो हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा कर लें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि भाई हर चीज़ पर मैं कब्जा कर लूँ, मेरे परिवार का राज रहे, दूसरों को ना मिले, तो अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप अगर अपना कब्जा कर लेगा, दूसरों को नहीं देगा, तो इससे ही तो आप देखते हैं कि जो डिसबैलेंस होता है वो दिखता है और इससे फिर विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो ऐसा ना हो, तो लोग क्या करें, सभी जो संसाधन है उनका सुचारू रूप से प्रयोग करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें और अपनी आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको दें। तो हम प्राकृतिक जो हमारे संसाधन हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारा पानी है, हमारी मिट्टी है, हमारे फल फूल हैं,
उनको सही तरीके से प्रयोग करें, उचित तरीके से प्रयोग करें और अपनी आने वाली जनरेशन्स को दें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वास्तविक विकास हम लोग करेंगे, वरना जो विकास अगर हम आने वाली जनरेशन्स के संसाधनों को ख़त्म करके करेंगे तो वो विकास एक सही विकास नहीं माना जाएगा। ठीक, अगला सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए। आपको कैसे बताना होगा कि आज के समय में जो हमारा पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं दूषित हुआ है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते होंगे यार आज से 20 साल पहले ना हवा बहुत अच्छी थी, पानी बहुत अच्छा था, अब तो हर चीज़ दूषित हो गई है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि भारत देश के अंदर अधिकतर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहरों को देखते हैं तो भारत के अंदर आपको दुनिया के 8 देश दिख जाते हैं। 10 देशों की अगर सूची निकालें दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की, तो हमारे भारत के 8 शहर हैं उसमें। दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, ये सभी जो हमारे शहर हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषित आपको दिखते हैं। तो अगर आप लोग देखें कि वर्तमान परिवेश में हम लोग देखें कि आज के समय में जो हरियाली है वो कहीं ना कहीं आपको समाप्त होती हुई दिख रही है। और हरियाली नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे हमने ख़त्म कर दिए, इसकी वजह से जो हवा होती है वो भी हमें प्रदूषित दिख रही है। लोगों को आज के समय में आप देखते हैं कि सांस की बीमारी हो रही है ना। शहरों के अंदर अगर आप लोग देखें हमें गंदे नालों के आसपास रहना पड़ जाता है, पानी सही तरीके से हम लोग इसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो पर्यावरण है इसमें बड़ी तौर पर आप देखते हैं कि गिरावट हुई है। और ये जो पर्यावरण में जो गिरावट आई है इसने कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो अर्थशास्त्र से संबंधित था, जिसके अंदर हमने विकास वाला ये जो आपका चैप्टर था इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, इसकी हर एक कहानी को हमने समझा और इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है उसकी पूरी पृष्ठभूमि को हमने आपके सामने रख दिया। इस चैप्टर से अब कोई भी चीज़ आप अपने पेपर में बाहर आते हुए नहीं देखेंगे, हर एक चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको हमारी इस क्लास को अब हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं, है ना। आपको एक और चीज़ करनी है, आपको कमेंट्स के अंदर ये बताना है कि आप कौन सा चैप्टर अगली क्लास के अंदर कराना चाहते हैं, ठीक है। अब इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास आई होगी पसंद, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बता देना है कि सर या तो हिस्ट्री का चैप्टर करा दीजिए या फिर ज्योग्राफी वाला कोई चैप्टर है, जिस चैप्टर की सबसे ज़्यादा होगी डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग रखेंगे आप सभी के सामने। आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।